आपने कभी सोचा है कि आपकी कार, बाइक, स्कूटी ये सभी आखिर चलती कैसे हैं? आज जो एरोप्लेन इतनी तेज़ी से हवा में उड़ता है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? आज इतनी ढेर सारी मशीनें जो चलती हैं, आखिर उसका कारण क्या है? इन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हीरो है जिसका नाम है पेट्रोल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल आता कहाँ से है? जो धरती के नीचे क्रूड ऑयल प्रेजेंट है वो आखिर आया कहाँ से, उसको आखिर बाहर निकाला कैसे जाता है और फिर वो पेट्रोल कैसे बनता है। आज पेट्रोल की मौजूद एक एक बूंद में करोड़ों साल पहले की धरती की मेहनत है, उनके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जी हाँ, आपको सुनकर के लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। पेट्रोल का आविष्कार किसी मॉडर्न मशीनरी ने नहीं किया, बल्कि हमारी खुद की धरती ने ही किया है। और पेट्रोल की कहानी करोड़ों साल पहले की है, जो समुद्र के नीचे दबी हुई है। लेकिन ये क्रूड ऑयल आता कहाँ से है? ऐसा क्या है हमारी धरती के नीचे जो आज हर एक कंट्री के डेवलपमेंट का बेस है? आपने देखा होगा जब ईरान की वॉर हुई तो पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल की कितनी ज़्यादा कमी हो गई। इससे आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना नहीं जानेंगे कि आखिर ये पेट्रोल हमें मिलता कहाँ से है, बल्कि ये भी समझेंगे कि एनर्जी कभी भी बनाई या फिर ख़त्म नहीं की जा सकती, बस उसका रूप बदल सकता है। करोड़ों साल पहले जब धरती पर इंसान रहा भी नहीं करते थे, तब समुद्र में टाइनी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लैंकटन और एल्गी रहा करते थे, जिनको नेकेड आई से देखना भी पॉसिबल नहीं है। और जब ये छोटे जीव मरते थे तो लहरों के साथ समुद्र के बहुत ही नीचे तल में जाकर के जमा हो जाते थे। और जैसे जैसे साल बीतते गए, लेयर बाय लेयर ये दबते चले गए। शुरू शुरू में ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन धीरे धीरे इन पर रेत की परतें चढ़ती गईं, मिट्टी भी और ढेर सारे सेडिमेंट्स भी, जिस वजह से लेयर के ऊपर दबाव बढ़ता गया और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर। और इसी दबाव और इसी तापमान ने उन मरे हुए जीवों को बदलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनमें केमिकल रिएक्शंस हुई और ये बदल करके हाइड्रोकार्बन्स में आ गया। और यही हाइड्रोकार्बन बाद में बदलकर हमारे क्रूड ऑयल बनते हैं। और ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, बल्कि समय, तापमान और दबाव के कारण बना हुआ एक फॉसिल फ्यूल है। और आज जब भी हम पेट्रोल को जलाते हैं तो याद रखिए हम सूरज की एनर्जी को जला रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर सूर्य की एनर्जी स्टोर थी, जो आज पेट्रोल के रूप में बाहर आ रही है। लेकिन इस क्रूड ऑयल को हम बाहर निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है साइंटिस्ट के द्वारा ये पता लगाना कि आखिर इस लैंड के नीचे तेल है भी या फिर नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं साइस्मिक सर्वे नाम की टेक्निक का, जिसमें छोटी छोटी तरंगों को धरती के नीचे भेजा जाता है और जब वो ढेर सारी परतों से टकराती हैं तो एक पैटर्न बनाती हैं। और उन पैटर्न से साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि इस धरती के नीचे क्रूड ऑयल होगा या फिर नहीं होगा। और जब साइंटिस्ट ये पता लगा लेते हैं कि इस एरिया के नीचे उनको क्रूड ऑयल मिल सकता है, उसके बाद स्टार्ट होती है ऑयल ड्रिलिंग, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों को धरती के नीचे गहराइयों तक छेद किया जाता है, जिस मशीन को हम ड्रिलिंग रिग के नाम से जानते हैं, जिसका सिरा बना होता है बहुत ही ज्यादा दांतेदार सख्त धातु से। धीरे धीरे ये धरती के नीचे गहराइयों में उतरता जाता है, जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक नीचे आराम से जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जो कि है प्रेशर। जरा सी भी गलती हुई कि ये ड्रिलिंग एक बहुत ही बड़े धमाके में बदल सकता है। और इसी चीज को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रिलिंग मड का, जो कि ड्रिल को ठंडा रखता है, साथ ही दबाव को भी कंट्रोल करता है। और जब यह तेल पहली बार बाहर निकलता है तो इसको पेट्रोलियम इंजीनियर बोलते हैं द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द वेल। उसके बाद पाइपलाइंस के जरिए ढेर सारे सेपरेट टैंक्स में क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी इनका इस्तेमाल हम गाड़ियों में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हमें रिफाइन करना पड़ेगा और अभी इसकी अकेले कोई भी पहचान नहीं है। उसके बाद शुरू होती है इस क्रूड ऑयल की रिफाइनरी। इसमें क्रूड ऑयल को सबसे पहले 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उसके बाद इसे एक बड़े से टावर में भेजा जाता है, जिसे हम फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन कॉलम के नाम से जानते हैं। और इस टावर की ऊंचाई
कई सारी मंजिलों जितनी होती है, जिसमें कई सारे फ्लोर भी होते हैं, जिसमें सबसे नीचे सबसे ज़्यादा गर्म चीज़ें और ऊपर सबसे ठंडी होती हैं। और हर फ्लोर पर तापमान बदलता है और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन अलग अलग रूप लेता है। सबसे ऊपर होती है एलपीजी, उसके नीचे पेट्रोल, उसके बाद नफ्ता, केरोसिन, फिर जेट फ्यूल्स, उसके बाद डीजल और सबसे नीचे लुब्रिकेंट्स, जहाँ पर एक विशाल अदृश्य सॉर्टिंग सिस्टम काम करता है, जहाँ का राजा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है। क्रूड ऑयल में बहुत ही भारी और लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं, इसलिए हम करते हैं क्रैकिंग। और इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं और उनको टुकड़ों में बदल देते हैं ताकि वो पेट्रोल के जैसे हल्के फ्यूल बन सकें। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग, इन प्लांट्स के अंदर तेज हीट, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की मदद से लंबी श्रृंखलाएं टूट करके पेट्रोल में बदल जाती हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल को वो अलग नहीं करती, साइंटिफिकली उन्हें रीशेप भी करती हैं। पेट्रोल को सिर्फ हल्का होना काफी नहीं है, उसको मजबूत भी होना पड़ता है। पेट्रोल के मजबूत होने या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है हाई ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग हमें ये बताती है कि पेट्रोल कितनी स्मूथ परफॉर्मेंस हमें दे सकता है। और इस ऑक्टेन को बढ़ाने के लिए इस क्रूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को रिफाइनरी मशीन्स मॉडिफाई करती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफॉर्मिंग। और रिफॉर्मिंग के बाद ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं रहता, बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस एनर्जी बन जाता है। क्रूड ऑयल के अंदर सल्फर और अदर कंटेमिनेंट्स होते हैं, जिनको अगर आप डायरेक्टली यूज करें तो वो धरती और इंजन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। और रिफाइनरी सल्फर को रिमूव करके इसे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली पेट्रोल बनाती हैं और इस रिफाइंड पेट्रोल को विशाल टैंक्स में जमा किया जाता है। ये टैंक इतने बड़े होते हैं कि फुटबॉल स्टेडियम इनमें समा सकता है। यहाँ पेट्रोल को ठंडा रखा जाता है, उसका प्रेशर बैलेंस किया जाता है और साथ ही उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। अब इस पेट्रोल को आपके पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचाया जाता है? अब पेट्रोल को एक ऐसे तरीके से ट्रेवल करना है जहां पर सबसे ज़्यादा डेंजर है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी है। और पेट्रोल ही दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी की मांग है और इसीलिए सबसे ज़्यादा चोरी भी इसे ही किया जाता है। रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल को सबसे पहले पाइपलाइंस के अंदर भेजा जाता है। ये पाइपलाइंस सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती हैं, जो कि धरती के नीचे, नदी के पार और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए पेट्रोल को डिपोट्स तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लग रहा है, क्योंकि लीकेज, प्रेशर इम्बैलेंस और टेम्परेचर वेरिएशन और हमारी एक छोटी सी गलती इसको बहुत ही ज़्यादा बड़े विस्फोट में बदल सकती है। और इसीलिए इन पाइपलाइंस की 24 घंटे सातों दिन निगरानी की जाती है। सेंसर्स, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और प्रेशर मीटर से इसे सेफ रखते हैं। हर बड़े शहरों के बाहर बड़े बड़े डिपोट्स होते हैं, जिन्हें हम टैंक फार्म्स के नाम से जानते हैं, जहां पर इसे बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी बनी रहे और कंटेमिनेशन का बिल्कुल भी खतरा ना हो। ये टैंक फार्म्स पेट्रोल का एक तरीके से ट्रांजिट होम होते हैं। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट, जो कि है टैंकर ट्रक्स। ये टैंक्स रिफाइनरी या फिर डिपोट्स से हमारे पेट्रोल पंप तक पेट्रोल को पहुंचाने का काम करते हैं और ये एक ऐसी आग को लेकर के चलते हैं जो किसी भी वक्त विस्फोट में बदल सकती है। और इसलिए इनके अंदर कई सारी सेफ्टी लेयर्स भी होती हैं, एंटी स्टैटिक सिस्टम, मल्टी कंपार्टमेंट डिजाइन्स, स्पेशल वेल्व्स और साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद इसे अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता है और इन टैंक्स की डेप्थ इतनी ज्यादा होती है कि इन्हीं पर पूरा पेट्रोल पंप चलता है और यहाँ से पेट्रोल बिल्कुल ही रेडी है आपकी गाड़ी में जाने के लिए। लेकिन चिंता की बात यह है कि पेट्रोल हमारा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि समय के साथ साथ ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए दुनिया अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसी एनर्जी बढ़ रही है, ऑयल रिजर्व्स कम हो रहे हैं और पोल्यूशन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।